नर्मदे हर। मैं मिलिंद सुधाकर मुजुमदार, मेरी धर्मपत्नी सौ रीता मिलिंद मुजुमदार के साथ नर्मदा परिक्रमा पूरी कर पाया। नर्मदा मैया की असीम कृपा से ये परिक्रमा हमने 6 जनवरी 2025 में शुरू की और 15 जनवरी को हमने तट परिवर्तन किया। उसके बाद फिर दक्षिण ओंकारेश्वर से शुरू की थी ये, और दक्षिण तट होते हुए हम 15 जनवरी को उत्तर तट हमने तट परिवर्तन किया। उसके बाद आगे चलते हुए उत्तर तट पे हमने ये 2 फरवरी को नेमावर, मतलब मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, 2 फरवरी को हम नेमावर पहुँचे थे, नाभि स्थान जिसे कहा जाता है नर्मदा मैया का। और उसके बाद हम मंडला मार्ग से होते हुए, कठिन मार्ग है, उससे होते हुए जो उत्तर तट मैकल पर्वत, दूध धारा, वो 4 मार्च को पहुँचे थे। और वहाँ पर फिर हमने 5 मार्च को तट परिवर्तन किया। और ये सब करते हुए हमने 20 मार्च को संकल्प पूर्ति ओंकारेश्वर में हम कर पाए थे। तो ये नर्मदा मैया की असीम कृपा से ये एक मैंने आपको संक्षिप्त में हमारा जो नर्मदा परिक्रमा का दौरा रहा है उसके बारे में जानकारी दी। और इसमें हम हाइब्रिड मोड में चलते थे। हाइब्रिड कहने का मतलब कुछ पैदल और साथ में हमारे कार भी थी और कुछ कार से। इस तरीके से हम करीब 73 दिन में ये परिक्रमा पूरी कर पाए। परिक्रमा का उद्देश्य तो निश्चित रूप से धार्मिक आध्यात्मिक तो था ही। खुद को तलाशना ये सबसे बड़ी बात थी कि हम कहाँ हैं, क्या हैं, किस तरीके से हमें आगे जाना है। इसके साथ में ही मैं बताना चाहूँगा कि जून 2024 को मैं सेवानिवृत्त हुआ भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान से वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर। और निवृत्त होते समय मेरा सारा काम क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन पे चल रहा था। मिट्टी की नमी ये का अभ्यास जो है ये मेरा मुख्य विषय रहा रिटायर होते समय। वैसे तो क्लाइमेट मॉडलिंग ये मेरा विषय रहा पीएचडी का, लेकिन जहाँ सेवानिवृत्त हो रहा था तब मैं क्लाइमेट ऑब्जर्वेशंस में काफ़ी मेरी रुचि रही शुरू से, वो कर पाया। और इसी के साथ भारतीय जो मौसम वैज्ञानिकों की जो सोसाइटी है उसके लिए भी हम समर्पित रहे हैं। तो वो कार्य भी आगे ले जाना कि जो भी मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी हम जनमानस तक पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद में मिट्टी की नमी के बारे में, मिट्टी का जो तापमान होता है अलग अलग स्तर पर, तो ये भी एक इसके बारे में जो हमने अध्ययन किया। साथ में हम WOTR वाटरशेड ट्रस्ट के साथ में जुड़े और जो वाटर कंजर्वेशन जो है, पानी का जो नियमन है जिस तरीके से करना चाहिए, तो उसके बारे में भी जानकारी थोड़ी सी। और एक मेरा और विषय भी रहा है जो मेरी हॉबी रही है, क्रॉस वेंटिलेशन, कि किस तरीके से वायु विजन हो, तो उसके बारे में ये सारी जानकारी लोगों के साथ साझा करते हुए हम आगे बढ़े इस परिक्रमा के दौरान। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वैज्ञानिक दृष्टि से जो हमने कोशिश की इसे देखने की, इस परिक्रमा में का दृष्टिकोण एक ये भी रहा। तो उसमें हमें सबसे पहले हमारे वसंत भिसेकर जी हैं, उन्होंने और काफ़ी शुरू से ही उन्होंने भी परिक्रमा की है, पुणे के हैं वो। जो है वृक्षदूत हैं, और वसंत भिसेकर जी पुणे के वृक्षदूत हैं और जो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने भी हमें काफ़ी प्रेरणा दी थी कि किस तरीके से ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए परिक्रमा करना है। उसके बाद में फिर साथ में हमें स्मिता कुलकर्णी जी से मुलाकात हुई। नर्मदा जल सुमंगलम अभियान की और योजक की वो एक बड़ी डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जूही मैडम जी के साथ जोड़ा
और आगे जूही मैडम जी ने कोशिश की कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर गजानन डांगे जी से, उनसे भी जोड़ने का प्रयास किया। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये थी कि उद्देश्य यही था कि माँ नर्मदा से जुड़े कई प्रश्न हैं, उसके क्या समाधान हो सकते हैं, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसके लिए शासन क्या कर रहा है, साथ में बाकी की जो लोकल एनजीओज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, और वहाँ के जो जनमानस है उनसे एक संपर्क हम क्या कर सकते हैं, और वहाँ पे इस नर्मदांचल से जुड़ी जो भी वैज्ञानिक जानकारी है उसे भी समझने की कोशिश करना एक उद्देश्य रहा। और यहाँ पे ये तो निश्चित रूप से है कि नर्मदा जी की घाटी में जो लोग बसे हैं उनकी मौखिक ज्ञान परंपरा रही है, उनके मुख से सुनना ये भी एक अहोभाग्य रहा। और अभी यहाँ जो इसकी घाटी के विकसन की जो स्थिति है उसको समझने के लिए भी एक प्रयास किया गया कि किस तरीके से यहाँ पर कार्य चल रहा है और हम क्या कर सकते हैं। मुख्य प्रश्न यही है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये सॉइल मॉइस्चर के, क्योंकि सबसे पहली बात जो देखा जैसे हम शुरू किया हमने जो शूलपाणी के जंगल थे वहाँ से शूलपाणी की झाड़ी से चलना शुरू किया, तो ये देखा कि किस तरीके से जो सॉइल डिग्रेडेशन जो कहते हैं, तो वो मिट्टी का ह्रास जो हो रहा है वो बड़ा दर्दनाक दिखाई दिया। और उससे ये हो रहा है कि जो पहाड़ हैं, क्योंकि वो तो सॉलिड, वो तो वहाँ पे कोई रॉक तो नहीं है, तो अगर वो धंसते जाएंगे तो इस पूरे जो वहाँ पे जो भी वाटर रिजर्वायर है तो वो पूरा शैलो होते जाएगा, उथल होते जाएगा। तो वहाँ पर किस तरीके से जो सॉइल डिग्रेडेशन रोकना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये एक वहाँ पे हमने मतलब ये बिल्कुल लक्षणीय था ये जो चीज़ तो है। क्योंकि देखिए, हम जलवायु परिवर्तन पे काम तो करते रहे हैं और उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में भी हमने देखा है, और उससे जो सॉइल डिग्रेडेशन जो है किस तरीके से बढ़ रहा है वो भी हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे बड़ा दुख हुआ कि वो सब देखना पड़ा, मतलब ये सारी चीज़ें, और व्यापक रूप से जो मृदा क्षरण हो रहा है तो वो भी एक काफ़ी दर्दनाक स्थिति रही है। उसके बाद में हम जैसे आगे बढ़े, निश्चित रूप से साफ़ सफाई के बारे में तो हम क्या कहें, मतलब कि कई जगह पर जो होना चाहिए कि वहाँ पर लोगों में जानकारी हो। हमने ये कोशिश की लोगों में जानकारी हो कि, और आश्रमों में भी, कि अगर पहली बात तो यह है कि नर्मदा मैया में साबुन या ये चीज़ें ऐसी जो जिससे भी उसकी क्षति हो तो मैया को हानि पहुँचे, तो ये चीज़ तो वहाँ पे उपयोग में लाना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम कार्बनिक जो ऑर्गेनिक साबुन है हम किस तरीके से बना सकते हैं, पहले तो यह काफ़ी उसकी जानकारी इंटरनेट पे भी है। हम क्या बताएं इसके बारे में कि फलों के छिलके से अपने जो भी हम जो बायोमास है उससे हम किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं। कई प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो कपड़े धोने के लिए भी और नहाने के लिए भी और बाकी बर्तन धोने के लिए, पोंछने के लिए। हम तो देखिए, सबसे बिल्कुल सिंपल सी बात है कि नींबू से हम बर्तन तो धोते ही रहें, राख से हम बर्तन धोते ही रहें। तो ये चीज़ें जो हमारी प्रैक्टिस में है तो ये सब चीज़ें करते रहें। और इसके साथ में जब हम आगे बढ़े, मतलब तो यही एक दिखाई दिया कि मंडला, खास करके मुझे ये बताना पड़ेगा कि मंडला क्षेत्र में जो पूरा देखा तो वहाँ पे नीलगिरी के जो झाड़ हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने पर हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर। पता नहीं किस तरीके से यूकेलिप्टस जो है, तो उसके साथ में ये बाकी जो पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं और भी मतलब हैं, पीपल हैं, बाकी बड़ है या जो भी लोकल जो हैं पेड़, तो वो होने चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्योंकि नीम के पेड़ का एक सबसे बड़ी बात है कि वो सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है नीम का पेड़। और नीलगिरी जो है, अगर पेड़ काफ़ी होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पे पानी की तो क्षति होगी।
और मैंने ये देखा ऑस्ट्रेलिया में जब हम विज़िट कर रहे थे तो मैंने देखा हेक्टर्स ऑफ जंगल जो है पूरी आग लगती है तो उसमें तो ऑयल होता है, किस तरीके से वो जल जाते हैं। तो ठीक है, औषधि के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, यूकेलिप्टस होना चाहिए, पर कितनी मात्रा, वो इतनी जितनी मात्रा वहाँ दिखाई दी एक बहुत दर्दनाक, मतलब ये मेरे जहाँ तक ये मेरा व्यक्तिगत मतलब एक अभिप्राय है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इससे मैं यही कहूँगा कि इसके लिए हम कोशिश की, वहाँ पे हमने कई लोगों से जुड़ने की। तो अब मैं कुछ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो स्मिता कुलकर्णी जी, जो मैंने जैसे बताया नर्मदांचल सुमंगलम अभियान की बहुत ही डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, और जूही मैडम जी भी हैं। तो उन्होंने हमें श्री अजय वर्मा जी से, मैं नाम बताना चाहूँगा, ओंकारेश्वर में जोड़ना चाहा, जो इस अभियान से जुड़े हैं। फिर श्री गिरीश शुक्ला जी जो शालेय शिक्षक हैं और जैविक सेतु इंदौर से जुड़े हैं, और उन्होंने काफ़ी वृक्षारोपण में काफ़ी काम किया है। वसंत भिसेकर जी भी उनके संपर्क में हैं। और उसके बाद श्री गजेंद्र सागर भोपाल से जुड़े हैं, तो उनसे भी हमारा संपर्क हुआ। वो भी काफ़ी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इकोलॉजी और माँ नर्मदा के संरक्षण के लिए। उसके बाद में रघु वेलणकर जी से भी संपर्क कराया गया, तो उनसे उनका जो प्रयोग चल रहे हैं, उनके सोमयाग सौमिक सुवृष्टि 2025, तो ये सारे ज्योतिर्लिंग जो हैं, उन ज्योतिर्लिंगों में यज्ञ करके और याग करके, और फिर वहाँ पे कि वहाँ की जो वेदर है, उस वेदर पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, मौसम पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ले करके वहाँ के ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। और उसमें हमारे जो मौसम विज्ञानी है, जो इससे जुड़े हुए विषय जो एक्सपर्ट हैं, वो भी उनके साथ हैं, वो भी सब इस कार्य में जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद में फिर हमें परम पूज्य ज्योतिर्मयानंद गिरी जी महाराज जो नांद में हैं गुजरात में, उनसे भी संपर्क कराया गया। उसके बाद विवेकानंद जी जो ज्ञान सागर आश्रम के प्रमुख हैं चाणोद गुजरात में, उनसे भी कराया गया। और उनके यहाँ जो बच्चे हैं, जो स्कूल हैं, उस स्कूल में भी हमने चर्चा की हमारे कार्य के बारे में, मौसम विज्ञान के बारे में, और जो भी हम जानकारी दे सकते थे इस पूरे इकोलॉजी के बारे में, उनसे बात की। फिर जब उत्तर तट, हमारा तट परिवर्तन हुआ, उत्तर तट पे गए हम, तो मंगलेश्वर में पहला जिला भरूच से हमने शुरू किया। तो पहला सुश्री ज्योतिबेन, जो ज्योतिबेन ये बहुत बड़ा नाम है इस पूरे परिक्रमा क्षेत्र में जो सेवा देते हैं, उनमें उनके बीच में ज्योतिबेन जी का नाम बहुत बड़ा है। और उनकी विशेष रुचि जो है वो आयुर्वेदिक वनस्पति के बारे में रही है। उन्होंने काफ़ी हमें बताया भी कि किस तरीके से इन आयुर्वेदिक वनस्पतियों का उपयोग दैनंदिन जीवन में किया जा सकता है। फिर आगे चले हम शिनौर कन्याशाला, जहाँ श्री संदीप कुलकर्णी जी की बहुत ही डेडिकेटेड, मैंने ऐसे शिक्षक बहुत ही कम देखे हैं, और ये उसमें बिल्कुल मतलब एक बहुत ही डेडिकेटेड जो मुख्य अध्यापक हैं उस स्कूल के, उन्हें देखा, और उनको बहुत अच्छा एक वहाँ पे उन्होंने स्लोगन लिखा हुआ था, बिना संस्कार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उद्धार। तो ये बहुत अच्छा, और ये दिखाई दिया, मतलब ये खाली लिखा नहीं था, तो बच्चों में भी वो दिखाई दिया, जिस तरीके से बच्चे वहाँ पर कर रहे थे, काम कर रहे थे, स्कूल को अपना घर समझ रहे थे, और जिस मतलब प्रेम भाव से, आदर भाव से, और जितना स्नेह से वो सारे शिक्षकों से, जो मुख्याध्यापक संदीप कुलकर्णी जी से भी जिस तरीके से उनके वार्तालाप हो रहे थे, वो बड़ा मेरे लिए इम्प्रेसिव रहा। और उन बच्चों के साथ में भी हमें कुछ ज्ञान जो साझा करने का एक मौका मिला। उसके बाद एक मैं आगे चल करके बताऊंगा, नितिन जोशी जी जो हैं जलगांव से हैं, और वो भी कई NGO से जुड़े हैं, इकोलॉजी वाले, एनवायरनमेंट वाले। तो उन्होंने हमें कहा था कि शिव गंगा गुरुकुल झाबुआ, यहाँ पर आप ये जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र झाबुआ है, और उसमें पद्मश्री महेश शर्मा जी का जो काम है, वहाँ पे आप देख के आइए कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे काया पलट किया है, कि सभी आदिवासियों के साथ रह करके वाटर कंजर्वेशन का और
जो सारा जो प्लांटेशन है, सॉइल डिग्रेडेशन है, इसके बारे में बहुत अच्छा काम उन लोगों के साथ में किया है। अब यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं है कि क्या क्या किया है सब चीज़ें बताने के, लेकिन मैं उल्लेख निश्चित रूप से करना चाहूँगा। वहाँ पे सत्यजीत पटेल जी थे, संजय कटारे जी थे, कई लोग थे जिन्होंने हमें सारे उसके बारे में जानकारी, उनके जो कार्यक्रम है उनके बारे में। फिर मोरटक्का में विद्याधर गोगटे जी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने शाश्वत जैविक कृषि पद्धतियाँ जो है, सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो उसके बारे में काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं। बेसिकली वो तो हैं तो इंजीनियर, ENTC इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके, लेकिन काफ़ी वरिष्ठ मतलब होने के नाते, सीनियर होने के नाते उन्होंने ये काम अपनी मतलब जीवन पद्धति उसे बना लिया, शाश्वत जैविक कृषि को। तो वो भी वो प्रैक्टिस करते हैं, वो उन्होंने काफ़ी इसका प्रचार प्रसार भी किया है। उसके बाद हम चले आगे मंडलेश्वर में जागीरदार काका, तो उन्होंने भी, उनका पूरा क्षेत्र है खरगोन में जो है पूरा सेवा क्षेत्र है, और वहाँ पे भी मंडलेश्वर में जो दत्त मंदिर है वहीं पर उन्होंने हमें अनुग्रह दिया और काफ़ी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद प्रमुख रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा इंदौर में डॉक्टर प्रदीप तराणेकर जी, जो बाबा साहेब तराणेकर, नाना महाराज तराणेकर के की गादी पर बैठे हैं, और वो विशेष रूप से पर्यावरणीय भूवैज्ञानिक हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी इस बारे में काम किया कि इस सब के साथ में, मतलब आध्यात्मिक, धार्मिक और ये सभी चीज़ों के साथ में जो भी हम करते हैं, उसके साथ में जो वैज्ञानिक कार्य है, जो ये संरक्षण का कार्य है मैया के आंचल में, तो उसका भी महत्व उन्होंने काफ़ी विशद किया और काफ़ी अप्रिशिएट किया कि ये चीज़ें हमें करते रहना चाहिए। वहाँ पर हमें फिर शशिकांत बागदरे जो कि यात्रा आयोजक हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। उनका भी काफ़ी पूरे नर्मदा क्षेत्र में काफ़ी अच्छा एक मतलब जानकारी है उन्हें, तो उनसे भी काफ़ी अच्छा हुआ। और मैंने तो नितिन जोशी जी के बारे में बताया कि जलगांव के होके भी वो भी परिक्रमावासी थे, और ये भी पता चला कि वो काफ़ी NGO से जुड़े हैं। फिर हम जबलपुर में आगे जब बढ़े तो सुनील धगड़ जी, जो पुणे के मैंने जैसे बताया वृक्षदूत श्री वसंत बिसेकर जी ने उनकी जानकारी दी थी, सुनील धगड़ जी। हालांकि उनसे ज़्यादा तो नहीं हो पाए, लेकिन ये हैं और ये कार्य कर रहे हैं पूरा वृक्ष संवर्धन के लिए। फिर वहाँ पर WTR, हमारे जो वाटर ट्रस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके और WTR के अखिलेश पांडे जी हैं, तो उनका भी जबलपुर में ये वाटर कंजर्वेशन पे काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। उनसे बात हुई, खाली उनसे निश्चित रूप से उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई। और फिर अजय जाना जी जो हैं, वहाँ पर जबलपुर के ही हैं, वो पथदर्शक है, मतलब उन्होंने पुस्तक लिखी है और काफ़ी अच्छी तरह से पूरे नर्मदा परिक्रमा किस तरीके से वाहनों द्वारा की जा सकती है और क्या क्या वहाँ पर सुविधाएं हैं, क्या किस तरीके से जाया जा सकता है, कहाँ क्या दिक्कतें हैं, इसके बारे में भी उन्होंने विस्तृत पुस्तक लिखी है। फिर आगे चल कर के हम ये जो मंडला का जो एक चैलेंजिंग ट्रैक था, वो जिला मंडला मध्य प्रदेश में गए। और ये भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं पला बढ़ा तो खंडवा में ही हूँ। MSc मैथमेटिक्स मैंने खंडवा SN कॉलेज खंडवा से किया है। उसके बाद फिर मैं MPhil के लिए पुणे यूनिवर्सिटी, उस समय की पुणे यूनिवर्सिटी में आया। उसके बाद मैं PhD की, फिर बाद में मेरा पुणे में करियर चलता चला गया। सेवा की मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, IITM जिसे कहते हैं। तो ये तो एक संक्षिप्त में मेरा वो रहा, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में निश्चित रूप से मुझे एक अलग ही मेरी एक वहाँ पर एक अटैचमेंट है। तो जिला ये मंडला में गोंडवाना आदिवासी साहित्य जो है, ये हमने वहाँ पे उनसे हमें सौभाग्य मिला सुभाष वरकड़े जी के घर जाने का, और वहाँ पे हमने उनके बारे में, उनके जो कार्य है उनके बारे में जानकारी ली। उसके बाद में हम आगे बढ़े कापा जिला। कापा में एक आदिवासी बालक आश्रम है, और सबसे इम्प्रेसिव रहा वहाँ पे सुकुल सिंह परास्ते सर जी से मिलना, जिन्होंने आदिवासी बालकों के साथ में इतने अच्छे संस्कार किए और इतने कार्यक्रम हैं उनके, इतने उपक्रम हैं कि वो बच्चों के पढ़ाई के साथ में भी, और भी जो वही बात है कि इकोलॉजी और ये सारे इसके बारे में जो काम है
वो सारा वो कर रहे हैं। फिर आगे चल कर के हमें सौभाग्य रहा कि हम कुछ परिस्थितियाँ ऐसी, मैया की कृपा होती है कि वो चाहे वही होता है जो चाहे मैया चाहे। तो उन्होंने हमें टीम पहल से मुलाकात करवाई बरेली में, बरेली जो मध्य प्रदेश में है। तो टीम पहल से उनका भी काफ़ी विस्तृत काम है, टीम पहल का भी अगर आप देखेंगे टीम पहल द्वारा भी मतलब पौधारोपण और काफ़ी अभियान और काफ़ी काम किए गए हैं। और वो लोग इतने सारे उपक्रम हैं उनके कि बताना भी यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें करते हुए फिर हम पुनः ओंकारेश्वर पहुँचे। मांधाता, जब हमने मांधाता की परिक्रमा की, मांधाता की परिक्रमा वो भी एक बहुत अच्छा उपक्रम है, मांधाता की परिक्रमा करना। लेकिन वहाँ पे भी हमने जिस तरीके से देखा कि जंगलों का जो ह्रास हो रहा है मांधाता में भी, मांधाता पर्वत पे भी, तो ओंकारेश्वर जी का जो, ओंकार जी का जो पर्वत है वहाँ पे भी, तो वो भी एक, वहाँ पे भी किस तरीके से वृक्ष संवर्धन किया जाना चाहिए, कौन से वृक्ष वहाँ लगाने चाहिए, मिट्टी का ह्रास कैसे रोकना चाहिए, ये इसके बारे में भी काफ़ी काम किया जा सकता है। तो ये मेरे संक्षिप्त में जो कुछ भी मेरा अनुभव रहा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस परिक्रमा को देखने का, उसको मैंने विशद किया है। नर्मदे हर जीवन भर।